हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द पवेलियन टॉक्स विद फैज में। एक बार फिर से पिछले 2 दिनों से मेरे वीडियोस अपलोड नहीं हो पाए, क्योंकि जिस तरीके से ओडीआई सीरीज़ में हमें हार का सामना करना पड़ा, उससे मैं काफ़ी डिप्रेशन में चला गया था। क्योंकि मैंने बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया था, बिल्कुल भी मुझे बिलीव ही नहीं था कि हम ये सीरीज़ हार भी सकते, जो सच्चाई है। लेकिन अब चूँकि सच्चाई ये है कि हम सीरीज़ हार चुके हैं और भारत न्यूजीलैंड ये श्रृंखला भारत से 2-1 से जीत गया है, तो क्या कुछ सारी चीज़ें बनी, कहाँ पे कौन सी गलतियाँ रहीं, क्या हमने किन किन डिपार्टमेंट्स में अच्छी परफॉर्म नहीं कर पाए जो कि हमें करना चाहिए था, तो उन सब चीज़ों के ऊपर आज खुलकर बात करेंगे। और उसके साथ साथ ही आज होने वाले T20 मुकाबले की भी बात करेंगे, जो कि बिल्कुल डिफरेंट टीम के साथ खेला जाएगा। जो ओडीआई की टीम की उससे बिल्कुल डिफरेंट टीम में 2 ही 4 प्लेयर ऐसे होंगे जो इस टीम का हिस्सा होंगे, बाकी लगभग पूरी डिफरेंट टीम के साथ ही उतरने का फैसला है भारतीय मैनेजमेंट का। क्योंकि चयन जिन खिलाड़ियों का हुआ है वो ओडीआई क्रिकेट में हिस्सा नहीं होते हैं अमूमन। उनमें से एक नाम श्रेयस अय्यर, जो कि तिलक वर्मा के चोटिल होने के स्थान पे आए हैं, वो इकलौता नाम मुझे नज़र आता है ओडीआई क्रिकेट टीम से मिलता जुलता। बाकी कोई ऐसा नाम मेरे जहन में आता नहीं है। 2-4 ऐसे नाम हैं, जैसे हर्षित राणा हो गए, अर्शदीप हो गए। तो ये 2-4 नामों को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी पूरी टीम लगभग डिफरेंट टीम खेलेगी T20 में। और न्यूजीलैंड की अगर बात करें तो न्यूजीलैंड में भी लगभग 7 या 8 खिलाड़ी ओडीआई के जो थे वो इस श्रृंखला में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। T20 में डिफरेंट टीम के साथ न्यूजीलैंड भी मैदान में उतर रही है। लेकिन आज सबसे पहले बात करेंगे कि जिस तरीके से ये भारतीय टीम की ओर से ये परफॉर्मेंस हुआ, जिस तरीके से ये हार, हमें बैक टू बैक, हम पहला वनडे जीत गए थे। हालांकि वो भी जान हलक में थी, लेकिन भला हो राहुल का, जिन्होंने मैच को अनएक्सपेक्टेबल तरीके से जिता दिया। लेकिन जिस तरीके से मुझे लगता है कि भारत बैक टू बैक जो 2 वनडे हारा, भारत ने अपनी गलतियों से सबक नहीं सीखा। क्योंकि पहला जो आप वनडे हारे तो आपने बॉलिंग बाद में की थी, तो उस तरीके से खुलकर खेलने का जिस तरीके से मौका दिया वो हम सब ने देखा था। और अब चूंकि तीसरे वनडे में कप्तान ने टॉस जीता, कप्तानी के ऊपर भी सवाल उठेंगे। क्योंकि जब आप जानते हैं कि इंदौर जैसे ग्राउंड पे जब आप मैच खेलते हैं तो फिर वहाँ पर आप टॉस जीत के पहले बैटिंग करना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पे ग्राउंड छोटे हैं। इंदौर का ग्राउंड काफ़ी छोटा बाउंड्री है वहाँ का। और जिस तरीके से देखा जाए तो कोई उतना पिच में कोई खास मूवमेंट, टर्न, कोई कुछ कहीं पे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। बिल्कुल पाटा विकेट थी, जिस तरीके से जिसका पूरा फ़ायदा भी डैरी मिचेल और ग्लेन फिलिप्स ने उठाया, दोनों ने शतक जमाए। और इसी के साथ ही भारतीय टीम जब बल्लेबाजी के लिए आई तो जिस तरीके से हमारे दोनों ओपनर शुभमन गिल और रोहित शर्मा काफ़ी जल्दी आउट हो गए। लेकिन मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि हर बारी आप ओपनर्स पे ब्लेम नहीं कर सकते। मान लो आप कोई बड़ा टारगेट चेस कर रहे हों और चेस करते में आपके ओपनर जल्दी में आउट हो जाते हैं। बहुत अमूमन टीमों को हमने देखा है कि 2 विकेट शुरुआत की जल्दी गिर गई, उसके बाद भी टीमों ने 300, 325, 350 तक का स्कोर चेस किया है। तो उसमें कोई इतनी ज़्यादा हैरान और परेशान होने वाली। लेकिन अब बात ये आती है ना कि जब आपके 50 पे 2 या 58 पे 3 आउट हो जाते हैं, उसके बाद में जो एक पार्टनरशिप बिल्डअप करने की ज़रूरत थी, वहाँ पर एक जो साझेदारी बनाने की जब ज़रूरत थी, वहाँ पर आपके जो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन थे, जहाँ तक मैं बात करूँगा श्रेयस अय्यर की, जिन्हें कि काफ़ी स्तंभ माना जाता है ओडीआई क्रिकेट में भारतीय क्रिकेट टीम की ओर से देखा जाए तो
तो उनकी भी परफॉर्मेंस उस तरीके से नहीं रही। और साथ में केएल राहुल जो कि पिछले 2 मैचों से अच्छा परफॉर्म करते हुए चले आ रहे थे, कंसिस्टेंट रन बना रहे थे, लेकिन वहाँ पर केएल राहुल ने जिस तरीके का शॉट खेल के आउट हुए। तो मैं यहाँ पे बात करूंगा कि भारतीय बल्लेबाज अमूमन शुरू के, अगर हम मैं टॉप ऑर्डर के 4 बल्लेबाजों की बात करूं, रोहित शर्मा हो गए, उसमें शुभमन गिल हो गए, उसमें श्रेयस अय्यर हो गए, उसमें केएल राहुल हो गए, तो इन चारों बल्लेबाजों ने उनको बॉलर्स ने कोई ज्यादा बेहतरीन गेंद नहीं फेंकी थी ना उस गेंद में कोई विकेट लेने। बस ये था ना कि ये चारों बल्लेबाज जो थे इन्होंने अपनी विकेट थ्रो डाउन करके गए हैं। भाई क्या मतलब, आप देश के लिए क्रिकेट खेलने आए हो मैदान पे, आपने हमें पूर्व में इतना अच्छा परफॉर्मेंस करके दिया है, लोगों की उम्मीदें हैं आपसे, तो इस तरीके की शॉट खेल के, जैसे गली मोहल्ले के प्लेयर्स हवा में खेल के आउट होते हैं, आप वहाँ पे जब 58 पे 3 गिरे, वहाँ पे श्रेयस अय्यर को एक पार्टनरशिप बनाने की जरूरत थी, वहाँ पे राहुल को विकेट पे टिकना चाहिए था, जिस तरीके से उन्होंने पिछले मैच में जिम्मेदारी निभाई थी। और ये जब ऊपर से आपके विकेट गिर गए थे, फिर भी अकेले बंदे विराट कोहली ने टेलेंडर्स के साथ और जो है ऑलराउंडर्स के साथ में मिल करके पार्टनरशिप करके आपको फिर भी मैच के करीब ले जाता है, और फिर भी आप विराट कोहली मैच नहीं जितवा पाए। वाह भाई वाह, ये कौन सी बात हो गई, विराट कोहली मैच नहीं जितवा पाए। अरे अगर आप, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से उस बंदे ने अकेले दम पे मैच को वहां तक पहुंचाया, आप वहां तक पहुंचते ही ना। फैक्ट बात थी, अगर विराट कोहली 100 के अंदर या 150 तक आउट होता, तो मैं लिख के दे रहा हूँ, आप ये मैच कम से कम 80 से 100 रनों के अंतर से हारते। वो विराट कोहली थे जिनकी वजह से हर्षित राणा रन बना पाए, वो विराट कोहली थे जिनकी वजह से नीतीश कुमार रेड्डी रन बना पाए। नो डाउट काबिल तारीफ थे, दोनों ने अर्धशतक जड़े, मैं उनका क्रेडिट लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आपने देखा होगा पूर्व में भी जिस तरीके से कप्तान महेंद्र सिंह धोनी नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे खड़े रहते थे और भुवनेश्वर कुमार इधर आके रन बना जाया करते थे, हम लोगों ने सबने देखा। तो जब एक टीम का सीनियर रोल मॉडल हमारा विकेट पे मौजूद रहता है, तो इन जो खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस है उसमें निखार आ जाता है। ये खिलाड़ी फिर अपना 100% देने के लिए पूरी तरह तैयार रहते हैं। तो अगर मैं ये एक्सेप्ट करूं कि अगर विराट कोहली वहां पे जल्दी आउट हो जाते, तो क्या ये टीम वहां तक पहुंच भी पाती? तो ये बिल्कुल एक अस्वीकार हार थी। और जिस तरीके से अगर हम बात करें रविंद्र जडेजा की, ऑलराउंडर में आपके ऊपर जिम्मेदारी थी, कब तक हम सीनियर की लेगेसी पे टीम में खेलते रहेंगे, कब तक के हम अपने, नो डाउट उन्होंने पूर्व में काफी, जो पास्ट में उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन आप उनकी पिछली करीब 20-25 पारियां उठा के देख ले, तो रविंद्र जडेजा लगभग बल्ले और गेंद दोनों से ही उनकी परफॉर्मेंस कोई बहुत ही ज्यादा निराशाजनक रही है। तो क्या अब समय आ नहीं गया है कि हम ओडीआई क्रिकेट में जडेजा से ऊपर उठकर देखें? क्या अब समय आ नहीं गया है कि हम, और भी हमारे पास भारतीय क्रिकेट में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, भारतीय क्रिकेट में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। भारत, अब मैं बात करूं अगर ऑलराउंडर्स की, तो आप झारखंड के ऑलराउंडर अनुकूल रॉय को ही देख लीजिए, बेहतरीन परफॉर्मेंस रही वहां विजय हजारे ट्रॉफी में, लेकिन चूंकि सही संतुलन टीम का नहीं बैठा तो उस वजह से मौका नहीं मिल पाया। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए बस यही बात करना चाहूंगा कि इस तरीके से भारत की ये हार रही, काफी निंदनीय और काफी चुभने वाली ये हार रही। और मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से भारत अब आगे बढ़ रहा है, और हर बार न्यूजीलैंड ही क्यों, हर बार न्यूजीलैंड ही क्यों? हमें अभी याद, आपको याद होगा
अभी जब इसी साल में न्यूजीलैंड टेस्ट श्रृंखला में हमको हरा के गया हमारे ही घर में, तो सवाल इस चीज का बनता है कि यार हम अपने ही घर में उनसे बुरी तरह पिट रहे हैं कि हमें मतलब वहाँ पे विचार करने की जरूरत है, क्या कुछ नया कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि जिस न्यूजीलैंड की टीम ने हमको हराया, चलो टेस्ट में मैं मान लेता हूँ कि उनकी अव्वल दर्जे की टीम खेल रही थी, मिचेल सेंटनर थे वहाँ पे, एजाज पटेल थे, काफी टॉप क्लास स्पिनर थे, तो उस तरीके से एक बार फिर भी स्वीकार नहीं थी, लेकिन एक बार मानने के लिए मान लेता हूँ कि चलो हो जाता है। लेकिन यहाँ ओडीआई क्रिकेट में तो उन्होंने हमें आईना दिखाया है, बिल्कुल साफ साफ हमें आईना दिखाया है कि ये रही आपकी क्रिकेट, पूरी तरीके से आईना दिखा दिया है। इस टीम के साथ हम वर्ल्ड कप खेलने जाएंगे, इस टीम के साथ हम 2027 का वर्ल्ड कप के सपने से जुड़े हुए यार। अगर कोई टीम जिस तरीके से आप देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया हो गई, इंग्लैंड हो गई, अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, विकेट्स गिर गई हैं, थ्रो डाउन हो गई, कोई बात नहीं, पार्टनरशिप बिल्डअप होती है। वहां पे भी हम देखते हैं कि लगातार जिस तरीके से इंग्लैंड का टॉप ऑर्डर हो या ऑस्ट्रेलिया का टॉप ऑर्डर हो, तो उन टीमों ने 350, 350 के स्कोर चेस किए हैं और खुद भारतीय टीम ने चेस किए हैं। तो न्यूजीलैंड जैसी टीम जब भारत में आती है और फिर उनकी बी टीम खेल रही हो, दोयम दर्जे की टीम, जिनके आधे से ज्यादा प्लेयर्स भारत के टॉप 2 जो बैट्समैन हैं उनकी रिकॉर्ड्स के बराबर ना हो, तो ये हार काफी ज्यादा चुभने वाली है। मैं विराट कोहली, रोहित शर्मा को भी हटा देता हूँ, अगर पूरी टीम को उठा के देख लो तो न्यूजीलैंड की जो पूरी क्रिकेट टीम थी उसका जो एक्सपीरियंस था वो इस टीम के मुकाबले भी नहीं था, अगर मैं विराट और रोहित को हटा भी देता हूँ। और इस अनएक्सपीरियंस टीम से इस तरीके की हार मिलना, विचार तो करना होगा दोस्तों, विचार करना होगा। अगर आप 2027 के विश्व कप में टीम को तैयार करके वहां पर ले जाना चाहते हैं तो फिर विचार करना होगा, और विचार करने के लिए कठोर और कड़े फैसले लेने होंगे। सीनियर्स की लेगेसी पे खेलने वाले प्लेयर्स को उस तरीके से नहीं खिलाना होगा। टॉप परफॉर्मेंस करने वाला डोमेस्टिक में टीम इंडिया में खेलना चाहिए, जो निरंतर रन बना के आ रहा है वो टीम इंडिया में खेलना चाहिए, उसको अधिकार है खेलने का। लेकिन अब जिस तरीके से टीम का परफॉर्मेंस रहा, आप गेंदबाजी विभाग की बात कर लेते हैं, बॉलिंग में हम अगर सिराज को छोड़ दें तो हर्षित राणा नो डाउट उन्होंने 3 विकेट जरूर लिए थे, लेकिन उस तरीके से इकोनॉमिकल नहीं साबित हुए। जिस तरीके से उन्होंने 10 ओवर में 84 रन, करीब कितना 84, हाँ जी 84 रन जिस तरीके से उन्होंने खर्च किए, तो आपकी 3 विकेटें, वो ठीक है आपने 3 विकेटें ली हैं, लेकिन उतने ही रन आपने भी खाए। सिराज जिन्होंने की काफी अच्छी बॉलिंग की, और आपने अपनी गलतियों से सबक नहीं लिया। आपने दूसरे वनडे में देखा गैरी मिचेल ने किस तरीके से आपके स्पिनर्स पे अटैक किया, वो चाहे कुलदीप यादव हो या रविंद्र जडेजा हो, दोनों पे उसने अटैक किया। कुलदीप यादव को खास तौर पर उसने निशाने पर रखा। तो जिस तरीके से कुलदीप आप तो क्या वहां पर कुछ नया ट्राई करने की जरूरत नहीं थी? जब आप जान रहे हैं कि कुलदीप पे लगातार अटैक हो रहा है, क्या आप एक उनको सरप्राइज नहीं दे सकते थे? कुल मिला के बात ये बनती है भाई कि आप इस टीम के साथ वर्ल्ड कप तो नहीं जीत सकते, इस परफॉर्मेंस के साथ वर्ल्ड कप नहीं जीता जा सकता, जिस तरीके की परफॉर्मेंस अभी टीम इंडिया की फिलहाल चल रही है। लेकिन अब क्या होगा क्या नहीं होगा, चूंकि T20 वर्ल्ड कप है, फिर उसके बाद अगली ओडीआई सीरीज को भी तकरीबन 6 से 7 महीने हैं, तो उस दरमियान में क्या सुधार होते हैं,
क्या चीज़ों में बदलाव आता है, ये सारी चीज़ें ज़रूर देखना होगा। फिलहाल बात कर लेते हैं आज के होने वाले T20 मुकाबले की, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। T20 मुकाबले की ज़्यादा ही एक्साइटमेंट होती है ODI की तुलना में। तो भारत का ये जो मुकाबला है न्यूजीलैंड से, पहला T20 मुकाबला जो कि खेला जाएगा विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम नागपुर में शाम, भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे से, माफ़ कीजिएगा, शाम 7 बजे से। और दोनों टीमों की अगर बात कर लेते हैं तो संजू सैमसन, सूर्य कुमार यादव, अभिषेक शर्मा, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, ईशान किशन, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, रवि बिश्नोई, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, हर्षदीप सिंह। बात कर लें अगर न्यूजीलैंड टीम की तो डेवन कॉनवे, मिचेल सेंटनर, टिम रॉबिन्सन, रचित रविंद्र, मार्क चैपमैन, डैरी मिचेल, जिमी नीशम, ग्लेन फिलिप्स, मिचेल ब्रेसवेल, काई जेमिसन, ईश शोडी, जैकब डफरी, मैट हेनरी, बेवन जैकब्स, क्रिस्टिनो क्लार्क, जैक फॉल्कोस। तो इस टीम के साथ ही दोनों टीमें उतर रही हैं। अब बात कर लेते हैं भारतीय टॉप ऑर्डर की। अभिषेक शर्मा जैसे काफ़ी उम्मीदें रहेंगी आज। सूर्य कुमार यादव जो कि पिछली 15-20 पारियों से काफ़ी कोई अच्छी परफॉर्मेंस इनके बल्ले से आई नहीं है। जी हाँ, ये देखने वाला सवाल होगा कि श्रेयस अय्यर इनको प्लेइंग 11 में खेलने का मौका मिलता है या नहीं। मेरे विचार में नहीं मिलेगा, क्योंकि आप 3 नंबर पे ईशान किशन को खिलाना चाहेंगे, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में झारखंड को अकेले सिंगल हैंडेडली उसने ट्रॉफी जिताई है भाई, फाइनल में भी उसने शतक जड़ा है। तो जिस तरीके से उसकी परफॉर्मेंस रही है पास्ट में डोमेस्टिक क्रिकेट में, तो उसको देखते हुए ईशान किशन की दावेदारी कुछ ज़्यादा ही मजबूत नज़र आती है। हार्दिक पांड्या जिनके प्रदर्शन पे भी निगाहें रहेंगी, रिंकू सिंह और शिवम दुबे। तो शिवम दुबे से आपको बॉलिंग का भी एक ऑप्शन मिल जाता है, तो इसमें रिंकू के ऊपर मुझे लगता है कि शिवम दुबे भारी रहेंगे। और अक्षर पटेल, ये तो भाई खेलना ही खेलना है। और हर्षित राणा जिस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस है, तो और कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह। जी हाँ, मैं ये देखना चाहूँगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती, इन दो स्पिनर्स में से दोनों को मौका मिलता है, क्योंकि आपके पास तीसरे स्पिनर्स के तौर पे ऑलराउंडर के रूप में अक्षर पटेल मौजूद हैं। तो इन दोनों के होने के साथ ही कुलदीप और वरुण में से किसी एक को सिलेक्ट करना होगा। तो अब इन दो में से भारतीय टीम दोनों के साथ जाती है। अगर दोनों के साथ जाती है तो पेस बॉलर एक कम खिलाना होगा। हर्षदीप और जसप्रीत बुमराह ये आपके हो गए, और वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप ये भी खेलेंगे। तो यहाँ पर अगर हर्षित को मौका मिलता है तो फिर यहाँ पर किसी दो में से किसी एक को बेंच पे बैठना पड़ सकता है। तो इस तरीके से अगर मैं अपनी प्लेइंग 11 की बात करूँ तो मैं टॉप ऑर्डर में संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की ओपनिंग बल्लेबाजी करवाना चाहूँगा। और 3 नंबर पे मैं रखूँगा ईशान किशन को, 4 पे कप्तान सूर्य कुमार यादव, 5 पे पांड्या, 6 पे दुबे, बीच में अक्षर भी तो बच रहे हैं, अक्षर। तो 4 नंबर पे अक्षर, 5 नंबर पे अक्षर, 6 पे पांड्या। चलो फिर से मैं बता देता हूँ। अगर मैं अपनी प्लेइंग 11 की बात करूँ तो संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा को मैं सलामी बल्लेबाज के तौर पे रखूँगा। 3 नंबर पर मैं ईशान किशन को खिलाऊँगा। और 4 नंबर पर मेरे विचार में कप्तान सूर्य कुमार यादव खुद आएंगे। और 5 पे अक्षर पटेल, 6 पे हार्दिक पांड्या, 7 पे दुबे, 8 पे हर्षित राणा, या जो अगर वरुण चक्रवर्ती या कुलदीप में से कोई एक खेलता है, 8 पे हर्षित, या और फिर 9 पे कुलदीप, 10 पे अर्शदीप और 11 पे जसप्रीत बुमराह। तो इस तरीके से टीम का कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो देखने वाली बात होगी आज प्रदर्शन कैसा रहता है। फिलहाल काफ़ी टॉप फॉर्म में चल रहे हैं
डायरी मिचेल इनके प्रदर्शन पे भी कुछ नए प्लेयर्स आए हैं न्यूजीलैंड में, जिसकी बात कर लेते हैं। डेवन कॉनवे जो कि ओडीआई सीरीज में थे, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस पूर्व में रही है, लेकिन ओडीआई सीरीज में कुछ खास कर नहीं पाए हैं। मिचन सेंटनर, जी हाँ, कप्तान है जो कि टी20 में न्यूजीलैंड के, इनके ऊपर निगाहें रहेंगी। टिम रॉबिन्सन भी बहुत अच्छे बैट्समैन है। रचिक रविंद्रा की वापसी हुई है टी20 क्रिकेट में, देखना है रचिक रविंद्रा जो कि सलामी बल्लेबाज के तौर पर न्यूजीलैंड की ओर से उतरेंगे कि इनका परफॉर्मेंस कैसा रहता है। मार्क चैपमैन भी आए हैं जो कि एक काफ़ी अच्छे मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन हैं, और उसके साथ ही जिमी नीशम की भी वापसी हुई है। और कुछ प्लेयर जो कि ओडीआई सीरीज में थे, जैसे डैरी मिचेल हो गए, ग्लेन फिलिप्स हो गए, मिचेल ब्रेसवेल हो गए, कैल जेमिसन हो गए, तो ये प्लेयर्स भी टी20 सीरीज में हमें दिखाई देंगे। इसके साथ ही अगर स्पिनर्स की बात करें तो स्पिनर्स में ईश शोडी जो इनका मेन हथियार है स्पिन विभाग का, जो इनके लीगल फ्रंट ऑफ स्पिनर हैं, फ्रंट आपके जो न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के फ्रंट स्पिनर जो है